आज बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जहां चुनाव की घोषणा कल उम्मीद है कि 12 बजे तक हो जाएगी और उसके साथ साथ ये बिसात जो बिछ रही है इसकी एक परिणति भी होगी। और वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही अब जो चुनावी सरगर्मी दिखेगी वो प्रदर्शित करेगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों पूरे सब कुछ करने को तैयार हैं। जो हम लोग आमतौर पे मुहावरा यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, सारे घोड़े खोलने को तैयार बैठी हैं ये दोनों पार्टियां। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो वस्तु स्थिति दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी बढ़त है। 20 साल से भी ज्यादा की सरकार है और अभी भी लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अलग विचार है। लेकिन जिस तरह से तमाम नेता कांग्रेस के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का सबब है। अब ऐसे में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। एक वीडियो फुटेज जारी किया गया और कहा गया कि हार्दिक पटेल अपना मुंह छिपाकर राहुल गांधी से मिलने उनके होटल पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, चुनाव सर पर हैं तो इस तरह की राजनीति होगी ही, लेकिन ये प्रदर्शित कर रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आज जरा बैकफुट पर है। गुजरात में 150 का टारगेट कैसे पूरा करेगी बीजेपी? क्या गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर सकती है? क्या हार्दिक पटेल वाकई बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या ओबीसी और पाटीदार नेताओं के समर्थन से कांग्रेस का हाथ वाकई मजबूत होगा? गुजरात के सियासी समर में ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। एक दिन पहले हार्दिक पटेल और उनके साथियों की एक सीसीटीवी तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो होटल के भीतर जाते हुए नजर आ रहे थे। दावा किया जा रहा है कि हार्दिक ने गुपचुप तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से डील की है। अब कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर बीजेपी पर जासूसी कराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी नहीं? जिग्नेश से मेरी मुलाकात 2 दिन पहले हुई, कल हार्दिक से हुई, कल अल्पेश हुई, होटल के अंदर मुलाकात हुई। परंतु जिस प्रकार से आईबी आया, उनकी लोकल आईबी हो चाहे वो केंद्र की आईबी हो, जिस प्रकार से पुलिस गई उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन गए वहां पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हकीकत है कि राज्य में कांग्रेस के एक एक कदम पर बीजेपी की नजर है। एक दिन पहले ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में शामिल हुए और अब हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस के समर्थन का इशारा किया है। हार्दिक ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी के अगले गुजरात दौरे के दौरान वो उनसे मुलाकात करेंगे। मुझे ये नहीं मालूम कि अभी तक मैंने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी कांग्रेस का सिंबल लगेगा, सपोर्ट करूंगा, उस दिन कितना बड़ा सिंबल लगेगा। अच्छा है, किसको लगाना नहीं लगाना, मेरा काम यही कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सके तो उसको सपोर्ट करना। बोलते हैं हम 150 ले आएंगे, कैसे 150 ले आओगे? आज तक कभी भी नहीं ले पाए आप। कांग्रेस 149 लाई थी, उसके बाद गुजरात के अंदर कोई नहीं ले पाया। पर हाँ, हम ये बोल रहे हैं गुजरात के अंदर 125 से ज्यादा सीटें जीत के कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बीच गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आने की कोशिश कर रही है। अमित शाह खुद अहमदाबाद में चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने पाटीदार आंदोलन के उन नेताओं की नीयत पर सवाल उठाया जो अब कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो गए, जिस प्रकार हार्दिक पटेल कांग्रेस में का राहुल गांधी से मिलकर योजनाएं बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बिल्कुल बात स्पष्ट है कि ये कोई आरक्षण के लिए आंदोलन था, खुद की अपने राजनीतिक भविष्य के लिए और अपने ही निजी फायदा के लिए इन्होंने एक मोहरे के रूप में काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। गुजरात का चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में बीजेपी की अग्नि परीक्षा तो है ही, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रणनीति का भी इम्तिहान है। गुजरात चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही ये घमासान और तेज होता हुआ नजर आएगा। पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। घमासान तो दरअसल इतना तेज हो चुका है कि बयानबाजी को अगर आप देखें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का तो यहां तक कहना है, जो कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस को गुजरात जीतने के लिए हाफिज सईद से भी हाथ मिलाना पड़े और उनसे भी गठबंधन करना पड़े तो ये भी वो कर सकते हैं। जरा देखिए किस तरह से गुजरात के इस समर में वो सब कुछ कहा और सुना जाएगा जिसकी आप सपने में उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि एक जमाना था जब गुजरात के चुनाव में
सोनिया गांधी के एक बयान ने पूरे गुजरात के चुनाव की दिशा बदल कर रख दी थी, लेकिन अब तो लगता है बयानों से कुछ होता नहीं है। फिर भी देखिए किस तरह से राष्ट्रवाद को एक नए कलेवर में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, अगर कांग्रेस को ऐसा लगे कि आतंकवादी कांग्रेस में जुड़ जाए तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद हो सकती है। हाफिज सईद या जो भी आतंकवादी है, ऐसे लोगों को भी अगर हो सके तो वो इनविटेशन दे दे। गुजरात के चुनावी रण में अब नेताओं की जुबान कुछ ऐसे ही तल्ख हो चली है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कांग्रेस पर सीधे हमलावर हैं। उनकी माने तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकी को भी न्योता दे सकती है। जेएनयू में भारत माता के विरुद्ध जिन्होंने स्लोगन किए, ऐसे लोगों के बीच राहुल गांधी गए थे और उनको प्रोत्साहन दिया था। ऐसी ही एक व्यक्ति गुजरात में भी है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। उस व्यक्ति को भी प्रोत्साहन दिया कांग्रेस ने, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए गुजरात के एक युवा के साथ कांग्रेस ने भी उनको निमंत्रण दिया। अब नितिन पटेल को कांग्रेस का किसको न्योता देना रास नहीं आ रहा, ये आप खुद तय कर लीजिए, लेकिन उनके बयानों पर जो सियासी संग्राम छिड़ा है उसे भी सुन लीजिए। ये तो हम कह रहे हैं, इतने वो घबरा गए हैं, एक इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया उन लोगों का, वो कुछ भी कह सकते हैं। पर गुजरात की जनता समझ चुकी है किस प्रकार से झूठे वादे करके, मार्केटिंग करके लोग सत्ता में आए थे। अब ये पूरे एक्सपोज हो गए, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी। नितिन भाई तो सिर्फ प्रेस के लिए रखे गए हैं, बैठना था सीएम की कुर्सी पर, सिर्फ प्रेस ही कर रहे हैं। और उसके साथ मैंने कहा ना कि दो लोग और जुड़ गए, वो भी अब प्रेस करने में लग गए। तो 3 लोग बैठकर प्रेस करते रहे, लोगों को मजा आता है, क्योंकि आजकल तो कॉमेडी सीन भी नहीं चलते। सवाल ये है कि नितिन पटेल के बयान का मकसद क्या है? क्या कांग्रेस पर उनका ये तंज गुजरात में वोटों के समीकरण को साधने में सहायक होगा? क्योंकि कई बार ऐसे बयान नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। कभी मोदी को मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी की कांग्रेस को तो शायद इसका इल्म पहले से है। अब बीजेपी के लिए राजनीति में आतंक का जुमला फायदा पहुंचाता है या नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। अब जहां जीएसटी पर इतनी बातचीत हो रही है, वहां वाकई में जीएसटी बहुत मायने भी रखने लगा है। अब मोदी के गुड्स एंड सिंपल टैक्स को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह बता दिया, गब्बर सिंह टैक्स। तो मोदी के मंत्री जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक अलग तरह की दलील दी है। अब इसे आप ज़रा इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान वही मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि भाई जब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हम वसूल रहे हैं और टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हम आपको बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं। तो अगर उसके लिए आपको पेट्रोल और डीजल की ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ रही हैं तो क्यों परेशान हैं आप? अब वही धर्मेंद्र प्रधान अब कहने लगे हैं कि जीएसटी ठीक वैसे ही है जैसे कि नया जूता अगर आप खरीदते हैं और पहनते हैं तो आपको 2-3 दिन काटता है, उसके बाद आदत हो जाती है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो ये कहना चाह रहे हैं, आप उसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि जीएसटी बढ़ी हुई दरें जो आप दे रहे हैं या जो तमाम विचाराधीन मामले हैं और कन्फ्यूजन फैला हुआ है, इसको फैलने दीजिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए प्रधान जी, हम इसकी भी आदत कर लेंगे। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। आप भी नया जूता लेते हो तो 3 दिन काटता है। जीएसटी पर घमासान है, जुबानों पर संग्राम है। राहुल गांधी ने जीएसटी के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो अब मोदी के मंत्री भी हमलावर हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। बयानों के घमासान में धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी की तुलना नए जूतों से कर दी। तो सबसे पहले सुनिए धर्मेंद्र प्रधान का बयान। देखो, जीएसटी, नोटबंदी, इसकी रोजगार के साथ इसकी जितनी बड़ी हवा खड़ा की जाती है, कोई भी आप भी नया जूता लेते हो तो 3 दिन काटता है, 4थे दिन सेटल हो जाता है। आज क्या गरीबों के लिए व्यवस्था टैक्स जो दे सकते हो देनी नहीं चाहिए? क्या टैक्स की नेट बढ़नी नहीं चाहिए? टैक्स की सरलीकरण नहीं होनी चाहिए थी? एक कहावत पुरानी है, लेकिन सियासत में अब ये रवायत चल निकली है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। शायद इसलिए जीएसटी पर तर्कों के तीर चल रहे हैं। सद्बुद्धि भगवान दे, क्योंकि उनकी सरकारों ने
भी जीएसटी लाने में भरपूर कोई, इनको पिछले दिन तक तो दिक्कत था कि हमें क्यों श्रेय नहीं दिया जा रहा है जीएसटी को लाने में। हमने तो श्रेय दिया उनको। अगर अपनी जो व्यक्ति अपने ही प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहते हैं, वो इस प्रकार के शब्द कहने में वो आदी है, उनकी एक मजबूरी है। देखिए, हमारा भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को जूते में और जीएसटी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। यही परेशानी की बात है कि वो जीएसटी को भी जूते के बराबर समझ रहे हैं और जीएसटी को ठीक तरह इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं कर पाए कि वो जीएसटी को जूता समझते थे। और उनसे मैं ये कहूँगा कि थोड़ी अपनी मालूमात बढ़ाएं। हर नया जूता काटता नहीं है। ये सही है कि प्रारंभिक अवस्था में जो छोटे दुकानदार हैं, लघु उद्योग व्यापारी हैं, हैंडलूम कागज़ के काम में लगे हुए लोग हैं, उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये उदाहरण ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर जो बाधाएं पैदा हुई हैं, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री उनका ध्यान रखे हुए हैं। वैसे जीएसटी को लेकर हो रही दुश्वारियों से मोदी सरकार भी अनजान नहीं। तभी गुजरात चुनाव से पहले कई बदलाव किए जा चुके हैं। दिवाली से पहले 6 अक्टूबर को भी वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। 1 अप्रैल 2018 तक सभी एक्सपोर्ट्स के लिए ई वॉलेट बनाने का ऐलान किया गया। तो वहीं एक्सपोर्ट्स की कैश लिक्विडिटी दुरुस्त करने के लिए उन्हें रिफंड का भरोसा दिलाया। कंपोजिशन स्कीम का दायरा भी 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। और अब अगस्त और सितंबर महीने के लिए जीएसटी रिटर्न 3B करने में देरी करने वालों से जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। जिन कारोबारियों से लेट फीस ली जा चुकी है वो उनके खाते में वापस जमा करा दी जाएगी। जाहिर है सरकार कारोबारियों की मुश्किलें दूर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सामने चुनाव हैं तो जीएसटी की बिसात सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से जीएसटी को लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को यह बात समझ में आ चुकी है कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और उसे दुरुस्त करना अपने आप में आवश्यक है। इसलिए सरकार ने कुछ आर्थिक कदम उठाए हैं जिसके जरिए अब सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक बड़े बदलाव की बात कही है। उनका कहना है कि तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार लगाने जा रही है बैंकिंग सिस्टम में, जिसके जरिए बैंकों पे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए का दबाव है वो कम हो सके। इसके साथ साथ और भी कई आर्थिक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम पर काफ़ी जो दबाव पड़ा हुआ है वो कम होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों का तकरीबन 4 लाख करोड़ था। आज वो बढ़कर तकरीबन 9 लाख करोड़ हो चुका है। यानी 3.5 साल में 5 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जुड़ चुके हैं। क्या इसके बारे में सरकार ने कभी सोचा नहीं? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई? और अगर नहीं बनाई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? करीब 7 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स का ऐलान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी, नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली एक नया भरोसा लेकर सामने आए। संजीवनी सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। एनपीए के बोझ तले दबे जा रहे बैंकों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने कैपिटलाइजेशन प्लान तैयार किया। इसके तहत 1,35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 76,000 करोड़ रुपए बजटीय सहायता दी जाएगी, तो दूसरी ओर इंद्रधनुष योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बैंकिंग रिफॉर्म पर जोर होगा ताकि 2008 से 2014 तक के हालात दोबारा ना बने और कर्ज देने में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि रोजगार के मौके ज्यादा पैदा हो सके। बड़ी अर्थव्यवस्था रही है और हम लोगों का उद्देश्य यह है कि एक जो हाई ग्रोथ इकोनॉमी हिंदुस्तान बना है वो स्थिति हम लोगों की कायम रहे। स्वाभाविक है कि जब बड़े परिवर्तन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं तो कुछ सीमित समय के लिए उसके परिणाम भी होते हैं, लेकिन मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में उनके लाभ बहुत अधिक रहते हैं।
भारतमाला मिशन के तहत 34,800 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, 9,000 किलोमीटर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंटर कॉरिडोर या फीडर रूट 6,000 किलोमीटर तक बनाए जाएंगे। 5,000 किलोमीटर तक नेशनल कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोस्टल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करने के लिए सरकार नई सड़कें बनवाएगी। इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा। 1,06,000 करोड़ निजी निवेश से हासिल होगा। 2,19,000 करोड़ CRF या टोल से वसूला जाएगा। विदेशी पूंजी निवेश का बढ़ता भंडार और फिस्कल डेफिसिट का काबू में रखना सरकार को ये भरोसा भी दे रहा है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त बेशक हुई है, लेकिन ये जल्द तेज होगी। लेकिन NPA, बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी हर सरकार के मुश्किल सवाल रहे हैं। सरकार बेशक बैंकों की मदद कर NPA का घाटा पाट भी दे, लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो NPA करीब 4 लाख करोड़ का था, जो अब करीब 9 लाख करोड़ का हो चुका है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बैंकों को राहत का इंजेक्शन देकर सरकार NPA की बीमारी का भी इलाज कर पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं राजस्थान के उस विवादित विधेयक की, जिसका जबरदस्त विरोध न सिर्फ विपक्षी दल कर रहे हैं, बल्कि तमाम पत्र और पत्रिकाएं भी कर रही हैं। राज्य सरकार ने अब उस विवादित बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है। यानी कि अभी भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनके खिलाफ कोई भी पत्रकार अगर कोई टिप्पणी करता है या कुछ लिखता है अपने अखबार में या फिर टेलीविजन पर दिखाया जाता है, तो उसे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी और उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल अपने आप में इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरा मामला था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार इसे लेकर खड़ी हुई और अंततः अब इसे वापस करना पड़ रहा है, ये प्रस्तुत करती है तस्वीर कि आखिरकार मानसिकता क्या है वसुंधरा राजे सरकार की। हम चाहते हैं बिल विड्रॉ हो। इस बिल का राजस्थान में कोई स्थान नहीं। इस अध्यादेश को ही वापस सरकार ले और इस सिलेक्ट कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं। 2 विषय पर विशेष एक तरह से आक्रोश आ रहा था। एक तो इसमें मीडिया को जोड़ा और 2 साल तक की सजा का जो प्रावधान किया। राज्य सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि रात को इन्होंने निर्णय ले लिया कि प्रवर समिति को भेज के इसको एक बार लटका देंगे। अब इसे विरोध का असर कहिए या फिर विपक्ष के नेताओं का दबाव, विवादित बिल के मामले पर राजस्थान की वसुंधरा सरकार बैकफुट पर आ गई है। अफसरों को बचाने वाले विवादित विधेयक को राज्य सरकार ने सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने कैबिनेट के सीनियर मंत्रियों से इस मसले पर बातचीत के बाद ये फैसला लिया है। CRPC के अमेंडमेंट का बिल कल शाम मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा इसकी की थी, एक बैठक बुलाई थी उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों की, उसमें निर्णय हुआ था कि इस बिल के प्रोस एंड कॉन्स सबके लिए इसको एक बार प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और प्रवर समिति से रिपोर्ट के पश्चात इसको संशोधित रूप से हम फिर लेकर आएंगे। इस बिल को लेकर विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेताओं ने सदन में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और इस विधेयक को रद्द करने की मांग की। ये जनतंत्र में जनता का दबाव सबसे बड़ा होता है। मीडिया खिलाफ, बार खिलाफ, जनप्रतिनिधि खिलाफ, सिर्फ कुछ भ्रष्ट लोग इसके पक्ष में थे। इसलिए राज्य सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि रात को इन्होंने निर्णय ले लिया कि प्रवर समिति को भेज के इसको एक बार लटका देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस विधेयक के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर होने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया था। वसुंधरा राजे ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस बिल को लेकर एक दिन पहले अलग से चर्चा भी की थी। बीजेपी के कुछ विधायक भी इस विधेयक के विरोध में नजर आ रहे थे। बिल को लेकर राज्य सरकार की छवि पर भी सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला लिया गया। आज की तारीख में ये लागू है। विधानसभा में ये पेश हो गया कल, अर्थात 23 तारीख। इसके ठीक 42 दिन तक इस सेलेक्ट कमेटी को इसको सुपुर्द किया। इसकी 42 दिन तक इसकी अवधि है। इस 42 दिन में पास करके वो आगे भेजेंगे तब तो है। अगर इससे अधिक समय लगा तो ये अध्यादेश जो है ना वो अपने आप निरस्त हो जाता है। एडिटर्स गिल्ड ने भी सरकार से बिल वापस लेने की मांग की थी। चौतरफा विरोध के बीच वसुंधरा सरकार ने विवादित विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजकर अपनी भूल सुधारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पूरे मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा जरूर मिल गया है। वजह चाहे कोई भी रही हो, मगर विधेयक की खामी ने सरकार को एक और जहां बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहीं कांग्रेस को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। लेकिन सरकार है तो अपना अहम भी जिंदा रहेगी।
सरकार ने साफ कर दिया, विधेयक भले ही प्रवर समिति को सौंपा जा रहा हो, लेकिन 42 दिन तक अध्यादेश प्रभावी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। दरअसल जिस अध्यादेश पर वसुंधरा सरकार चौतरफा घेराव झेल रही थी और उस पर सवाल उठ रहे थे, अब जरा उसे समझ लीजिए। राजस्थान सरकार का विवादित बिल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017, उसमें एक संशोधन किया गया। नए नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बगैर जज या सरकारी अधिकारी की जांच अदालत राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही जांच के आदेश दे पाएंगे। और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अनुमति न मिले तब तक जांच नहीं हो सकती और केस पेंडिंग होने की स्थिति में आरोपी अधिकारी का नाम कोई भी उजागर नहीं कर सकता, किसी भी अखबार में या टेलीविजन पर उसे नहीं दिखाया जा सकता, आरोपी अधिकारी की पहचान सामने नहीं रखी जाएगी और अगर ऐसा होता है, जो भी करता है, तो उसे इसका जुर्माना भरना होगा। नियम तोड़ने वाले को 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया था। जाहिर सी बात है, यह प्रदर्शित करता है कि आखिरकार किस तरह से हर किसी की जबान रोकने की कोशिश की गई थी। और जरा कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार नई पहल कर रही है। पूर्व आईवी चीफ दिनेश्वर शर्मा को सरकार ने प्रतिनिधि बनाया है, तो दूसरी तरफ सरकार के इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार बातचीत पर वापस ही आई, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आईबी के तेज तर्रार अफसर रहे दिनेश्वर शर्मा को यकीन है कि वो कश्मीर में शांति कायम करने में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन दिनेश्वर शर्मा भी जानते हैं कि उनके सामने चुनौतियां एक नहीं बल्कि 1000 हैं। केंद्र सरकार ने दिनेश्वर शर्मा को सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर कश्मीर भेजा है, जहां वो सभी पक्षों से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अलगाववादियों के खिलाफ NIA केस चला रही है, उनके साथ भला बातचीत कैसे होगी। NIA का केस चल रहा है, वो अलग चल रहा है। NIA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर जो किसी ने कोई नियम का, किसी लॉ का वायलेशन किया है, उसके लिए उन पर स्पेसिफिक केस चल रहा है, वो चलता रहेगा। उससे हमें क्या लेना, उससे हमारे टॉक्स का और NIA के केस का या सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन से बिल्कुल ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। दिनेश्वर शर्मा हुर्रियत से बात करेंगे या नहीं, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। खुद गृह मंत्री ने ये सवाल दिनेश्वर शर्मा के पाले में डाल दिया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में श्री दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति हो चुकी है। अब क्या करना, कैसे करना, इस संबंध में अंतिम निर्णय उन्हीं। कश्मीर में बातचीत के जरिए शांति बहाली की कोशिश शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति को पैतरा बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि ये एक राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक समस्या का समाधान निकालने के लिए एक राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है, और बजाय किसी राजनीतिज्ञ को भेजने का उन्होंने एक पुलिस अफसर को भेजा है। अब पुलिस अफसर ये बता सकता है कि ये इनसे बात कर रहा है, वो इनसे बात कर रहा है, लेकिन वो एक राजनीतिज्ञ नहीं है, तो उसके तरफ से क्या हो सकता है सिवाय ये कि वो पुलिस का काम करेगा जहां की राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है। जाहिर है कश्मीर समस्या का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है, ये बात हर कोई कहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो लोग कश्मीर को जलाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग खुद को कश्मीर का नुमाइंदा बताकर मासूमों के हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं, उनके साथ भी बातचीत कैसे की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।